Today we are going to start a new chapter of class 11th, that is set. Okay, set. I am writing here some collection of things: duster, pen, pulpus, Ganga, and let us take another collection of things: A, E, I, O, and U. Can you differentiate both the collection of things? अगर आप इसको देखो, क्या है यहां? डस्टर है, पेन है, अल्पस है जो एक माउंटेन का नाम है, गंगा है एक नदी का नाम है ना? ये भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना? और ए, ई, आई, ओ, यू ये भी कलेक्शन ऑफ समथिंग है ना? बोथ आर द कलेक्शन ऑफ समथिंग, यानी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर समथिंग. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर समथिंग. बट दोनों में कुछ डिफरेंस है ना? डिफरेंस क्या है कि इस कलेक्शन में डस्टर है, पेन है, अल्पस है, गंगा है, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को किसी एक प्रॉपर्टी के साथ डिफाइन नहीं कर सकते, है ना? सब अलग अलग चीज है. एक नदी का नाम है तो एक पर्वत का नाम है, तो ये पेन है, ये पेंसिल है, कि कुछ ऑब्जेक्ट्स है. मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से लिए गए, है ना? इन सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी निकल के नहीं आती कि मैं इनको किसी एक लाइन में डिफाइन कर दूं, है ना? लेकिन जब मैं इनकी बात करता हूं, ये भी कलेक्शन ऑफ समथिंग है ना? ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर आल्सो द कलेक्शन ऑफ समथिंग. बट जब मैं इनकी बात करता हूं तो इन सब में आपके दिमाग में तुरंत एक चीज पकड़ में आएगी कि इन सब के बीच में एक कॉमन प्रॉपर्टी है, इनकी सबके कॉमन डेफिनेशन है. वो क्या है कि ऑल दीज आर द वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, है ना? तो अगर मैं बात करता हूं कि वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप ए, ई, आई, ओ, यू ही बोलोगे ना, उससे कम बोलोगे ना उससे ज्यादा बोलोगे. मतलब इसको जैसे मैंने डिफाइन किया तो ये फिक्स्ड हो चुके हैं. लेकिन इनको किसी ऐसी चीज से डिफाइन नहीं किया जा सकता कि ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाए, नहीं इनसे कम नहीं इनसे ज्यादा, है? तो डिफरेंस समझ गए होंगे कि बोथ आर द कलेक्शन ऑफ थिंग्स. ये भी चीजों का कलेक्शन है, ये भी कुछ चीजों का कलेक्शन है, लेटर का कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन समझ लो, है ना? पर दोनों के कलेक्शन में एक डिफरेंस है कि इनको किसी खास प्रॉपर्टी के साथ बांधा नहीं जा सकता, डिफाइन नहीं किया जा सकता, जबकि इनको किसी खास प्रॉपर्टी के साथ डिफाइन किया जा सकता है. ठीक है? सो ये जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स है ये सेट नहीं है, और दिस इज अ सेट. ओके, सो सेट की डेफिनेशन क्या बनी? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. जो भी ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे? सेट कहलाएंगे. ठीक है? ढेर सारी चीजें हो सकती हैं. अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ सेट. कोई भी चीज का कलेक्शन नहीं होना चाहिए. ठीक है? वो भी जो भी चीजें आपने कलेक्ट की है, ठीक है, एक ग्रुप में रखा है, जिनको आप सेट बताने जा रहे हो, उनके बीच में कोई एक खास प्रॉपर्टी, उनकी कोई एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, वो डिफाइंड होना चाहिए. अब इनको बताओ कैसे डिफाइन करोगे? एक तरफ गंगा नदी है, दूसरी तरफ अल्पस पर्वत है, पेन है फॉर डस्टर. सब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर की, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी की थिंग एक साथ आ गई. लेकिन इनके बीच ऐसा नहीं. ये सारी चीजें जो एक साथ हैं, ये इनमें एक प्रॉपर्टी बहुत कॉमन है. ऑल दीज आर द अल्फाबेट वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, है ना? तो इस तरह की जितनी भी चीजें होंगी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, वो सब सेट कहलाता है. ठीक है? ठीक, क्लियर? अब जैसे आपने बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आपने जैसे बोला नेचुरल नंबर्स अपने आप में, जैसे ही आपने बोला नेचुरल नंबर्स, अपने आप में ये वेल डिफाइंड हो गया.
क्योंकि नेचुरल नंबर आपने बोला तो आप इसमें नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, आप इसमें जीरो नहीं ले सकते, आप इसमें फ्रैक्शन नहीं ले सकते। नेचुरल नंबर बोला मतलब ऑब्वियसली 1 से शुरू होगा, है ना। और कोई लिमिट नहीं दी है तो सीधा सा आप क्या लिखोगे, n इक्वल्स टू 1 2 3, है ना, अप टू इंफिनिटी। आपने बोला पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर आपने बोला पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जैसे आपने बोला पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आपको पता क्या है, 1 2 3 4, ये पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। जैसे आपने बोला होल नंबर्स, आपने होल नंबर्स बोला तो अपने आप इसमें 0 1 2 3, मतलब ये अपने आप में डिफाइंड है। आपने होल नंबर बोला यानी ऑलरेडी वेल डिफाइंड हो गया। आपने पॉजिटिव इंटीजर बोला तो ऑलरेडी इंटीजर्स में भी लेना है, लेकिन कौन से, पॉजिटिव वाले लेना है ना। अगर आपने नेचुरल नंबर बोला तो ऑब्वियसली 1 2 3 इसके सेट में जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि आपने नेचुरल नंबर बोला है, वेल डिफाइंड हो गया। आपने यहां पर पॉजिटिव इंटीजर बोला तो यहां -1 -2 नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स अलग हो जाएंगे उससे, ठीक है। तो जो भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होगा उसको सबको सेट बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब सेट में से थोड़ा सा कुछ और चीजें लर्न करते हैं। सेट, सपोज इसको मैंने नाम दिया है A इक्वल्स टू A E I O N U, दिस इज माई सेट, ठीक है। जो सेट होता है ये जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। किससे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी है, एक्स है, वाई है, इस तरह, ठीक है। और सेकंड चीज जो होती है, ये जो सेट के अंदर है ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ए, ये सारे के सारे इस सेट के मेंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मेंबर्स, या इन्हीं को एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट के मेंबर्स होते हैं, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और जनरली ये एलिमेंट्स और मेंबर्स जो होते हैं वो जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। स्मॉल लेटर से, अगर लेटर्स हैं, नंबर है तो कोई बात नहीं, नंबर रहेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। और जो एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि सारे एलिमेंट्स जो होते हैं सेट के, उनके बीच में कॉमा लगा होता है, उनके बीच में, सारे एलिमेंट्स के बीच में कॉमा जरूर होना चाहिए। और थर्ड और इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये सेट को कर्ली ब्रैकेट से क्लोज किया जाता है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज किया जाता है सेट को। अगर इस तरह के ये एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट एक दूसरे से कॉमा के साथ सेपरेटेड है और ये सारे के सारे एक कर्ली ब्रैकेट में क्लोज्ड हैं, तो ये जो कलेक्शन होगा ये सेट को डिनोट करेगा, ठीक है, क्लियर। अब इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा भी लिख सकता हूं कि A बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये जो साइन मैंने यहां यूज किया है, ये साइन एक्चुअली ये ग्रीक सिंबल है। क्या है ये, ग्रीक सिंबल है। ग्रीक सिंबल जैसे पाई भी तो एक सिंबल है ना, वैसे ये ग्रीक सिंबल है। और इसको पता क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। इसको जो बोला जाता है, इसका जो नाम है वो एप्सिलॉन है। लेकिन यहां हम सेट वाले चैप्टर में इसको कैसा पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू। ए बिलोंग्स टू ए। ए बिलोंग्स टू ए का मतलब ये हुआ कि जो ये ए है, ये मेरे सेट कैपिटल ए का एक मेंबर, एक सदस्य है, ठीक है। या मैं लिख सकता हूं ई बिलोंग्स टू ए, मतलब जो ई है वो मेरे सेट ए का एक एलिमेंट है, या उसका मेंबर है, या उसका सदस्य है, ठीक है। और इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। लेकिन मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। क्या जो 5 है मेरे सेट में है, नहीं है ना, तो इसको मैं लिखूंगा 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। ए बिलोंग्स टू ए बट 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है, क्लियर। चलिए टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ वी विल लर्न द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली बेसिकली सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, ठीक है।
एक तरीकों को बोला जाता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या इसी का एक नाम और है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, दिस इज द सेट बिल्डर। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, व्हाट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। देखो, एक्सप्रेस करने का तरीका एक ही होगा, बस उसको लिखने के तरीके दो हो जाएंगे। जैसे मैंने कुछ बोला, उसका मतलब एक ही निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेके करता हूं कि इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वॉवेल्स का सेट। क्या बोला मैंने? इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वॉवेल का सेट। सपोज मैंने इसको लिया ए, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। और एक तरीका मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इसको ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट, सोच रहे हो कि एक्स क्या है? अगर मैंने लिखा ए इक्वल्स टू एक्स, अभी इसका कोई मीनिंग नहीं, अभी इसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि इस एक्स को मैं आगे डिफाइन ना कर दूं। इतना देखने से तो समझ आ गया कि मैंने एक सेट ए लिया है और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, मतलब मैं सेट लेने जा रहा हूं। लेकिन अगर मैंने लिखा ए इक्वल्स टू एक्स और आगे एक्स को डिफाइन नहीं किया, इट इज मीनिंगलेस, है ना। तो एक्स एक सेट के कलेक्शन में ए में एक्स है, पर एक्स क्या है उसको मैं आगे डिफाइन करूंगा। क्या लिखूंगा? एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये अपने आप में डिफाइंड हो गया कि मैंने ए इक्वल्स टू एक सेट लिया है एक्स को, सच दैट एक्स क्या है? एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब ये जो एक्स होगा ये इंग्लिश अल्फाबेट को डिफाइन कर रहा है। मतलब इस एक्स की जगह इंग्लिश के सारे वोवेल, इंग्लिश के सारे वोवेल अल्फाबेट आ जाएंगे, है ना। ठीक है, ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वोवेल अल्फाबेट को। तो जैसे ही मैंने एक्स लिखा तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वोवेल लेना है, और किसके? वो भी इंग्लिश अल्फाबेट के, मतलब ए ई आई ओ यू को ही डिफाइन कर रहा है। ठीक, एक तरीका और, एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने सपोज यहां लिखा n इक्वल्स टू 1 2 3 डैश डैश डैश। देखने के बाद समझ आ रहा है, देखने से समझ आ रहा है क्या है। इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं n इक्वल्स टू x, और ये x क्या है? आपको क्या समझ आया कि x क्या है? ये 1 2 3 क्या है? ये नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर की कोई लिमिट दी है क्या? कोई लिमिट नहीं दी है, मतलब इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे? सिंपल n इक्वल्स टू x वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। कोई लिमिटेशन नहीं दी है कि कहां तक है, इसलिए हम सिंपल ऐसे लिखे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। ठीक है, इनको देखने से आप क्या समझ पा रहे हैं? समझ आ रहा है कि सारे के सारे क्या है? इवन नंबर है ना। फर्स्ट 5 इवन नंबर है ना। तो क्या लिख सकते हो? लिख सकता हूं इसको p इक्वल्स टू एक्स। एक्स क्या है? एक्स इज द इवन नंबर लेस देन r इक्वल्स टू 10। ठीक है, ठीक। इसको एक तरीके से हम और लिख सकते थे, अच्छे से देखिएगा कैसे लिख सकते थे। मैंने लिखा है x सच दैट x की जगह यहां x इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? 2n। x इक्वल्स टू 2n, पर n को डिफाइन करना पड़ेगा। n क्या है? वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N मींस नेचुरल नंबर। तो क्या नेचुरल नंबर पूरे ले लेना है? तो फिर इसको रिस्ट्रिक्ट भी करना पड़ेगा। क्या रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा? वेयर n इज लेस देन r इक्वल्स टू, क्या लिया हमने? 2 4 6 8 10 5 तक लिया है, तो 5। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? अब इतना सब कुछ लिखने का
मेरा पर्पस सिर्फ ये था कि इन एग्जाम्पल से आप कुछ कंक्लूजन निकाल सको, है ना। अब आप देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, साफ फर्क समझ आ रहा है एक चीज का कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में सारे के सारे सेट में उसके एलिमेंट क्लियरली लिस्टेड हैं। अच्छे से देखिए, सारे एलिमेंट क्लियरली लिस्टेड हैं, ठीक है। यहां ए ई आई ओ यू, मुझे लेना देना नहीं है कि ए ई आई यू क्या है, सिंपल मुझे 5 एलिमेंट यहां मिल गए ए ई आई यू। यहां पर एलिमेंट्स लिस्टेड हैं 1 2 3, ये क्या है मुझे मतलब नहीं है, सिर्फ वो एलिमेंट लिस्टेड है 2 4 6 8, ठीक है। तो ऐसा फॉर्म जिसमें एलिमेंट्स ऑफ सेट्स सीधे लिस्टेड फॉर्म में हो, मतलब सीधे सीधे वो एलिमेंट्स लिखे हो, है ना, वो डिफाइन नहीं किए गए बल्कि सीधा सीधा वो एलिमेंट ही लिखे, तो हमेशा ध्यान रखना वो रोस्टर फॉर्म होता है या टेबुलर फॉर्म होता है। नाम है उसका टेबुलर फॉर्म, टेबल के फॉर्म में लिखे, ठीक है। अब इसको अच्छे से देखिए, इसमें कहीं पर भी आपको एलिमेंट लिस्टेड मिलेंगे क्या? कहीं पर किसी भी सेट, आप इस सेट को देख लो, आप इस सेट को देख लो, आप इस सेट, कहीं पर भी एलिमेंट कहीं लिस्टेड फॉर्म में है क्या? एलिमेंट की लिस्ट नहीं गिवन है यहां, अच्छे से देखिए एलिमेंट को डिफाइन किया गया है ना, और उसकी डेफिनेशन के आधार पर आपको जो भी समझ आए उसकी डेफिनेशन से, उस डेफिनेशन के आधार पर आपको उसके एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है। आपकी जितनी समझ है, जो कुछ भी डेफिनेशन दी हुई है, उस डेफिनेशन को पढ़ के लर्न करके आप उससे जो भी आउटपुट निकाल सकते हैं वो फिर आप उसको लिस्टेड फॉर्म में लिखोगे। लेकिन अभी लिस्टेड फॉर्म में कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि इसमें टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया जाता है, सेट के एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, डेफिनेशन फॉर्म में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एलिमेंट्स आर इन किस फॉर्म में होते हैं? इन डिफाइंड फॉर्म। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी दी होती है, अपने डिफाइंड फॉर्म में होते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टी बस लिखी होती है, उस प्रॉपर्टी के बेस पर आप उन एलिमेंट्स को चूज करते हो। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले ही बोल दिया, यहां कोई मैंने एक सेट लिया, सेट A इक्वल्स टू X सच दैट X इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यहां क्या कोई एलिमेंट की लिस्ट दी है? नहीं दी। सिर्फ इस सेट के अंदर, सेट A के अंदर कौन से एलिमेंट्स लेने हैं उसको डिफाइन जरूर किया। क्या डिफाइन किया है कि सेट A के अंदर मुझे X लेना है, X इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आगे X को डिफाइन किया कि X इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो X की डेफिनेशन तो दे दिया कि यहां पर जो भी आप एलिमेंट लोगे इस सेट के अंदर वो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल होना चाहिए। और आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल क्या होते हैं, है ना, क्या होते हैं आपको पता है, A E I O and U। तो चूंकि आपको पता था कि ये आप डेफिनेशन दी गई, उस डेफिनेशन को समझ के आपने उसके एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया है, निकाला अपने नॉलेज के आधार पर, ठीक है। यहां कोई एलिमेंट की लिस्ट नहीं गिवन है ना, क्या गिवन है? एलिमेंट की डेफिनेशन, सॉरी सेट की डेफिनेशन गिवन है, सेट को डिफाइन किया गया, उस डेफिनेशन के आधार पर आप एलिमेंट्स निकालो। नेक्स्ट, n इक्वल्स टू x such that x is a नेचुरल नंबर। यहां भी कहीं एलिमेंट्स लिस्टेड फॉर्म में नहीं है, कहीं पर भी एलिमेंट की लिस्ट गिवन है क्या? नहीं गिवन। सिंपल, सेट को सिर्फ डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है कि आपको n सेट n में वही एलिमेंट्स लेना है जो क्या है, नेचुरल नंबर। और आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, आप ले लो। ओके, तो ये बात क्लियर हुई कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। एक चीज जो पकड़ के रखना है बेसिक, कि रोस्टर फॉर्म में सिंपल एलिमेंट लिस्टेड फॉर्म में लिखे होते हैं, आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ता, सीधा आपने देखा एलिमेंट्स की वैल्यू मिलेगी, एलिमेंट्स मिलेंगे रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट की लिस्ट नहीं मिलेगी, एलिमेंट लिस्टेड नहीं होंगे, उन एलिमेंट्स को डिफाइन किया गया होगा कि इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट लेने हैं। अब आप अपने नॉलेज के बेस पर उन एलिमेंट्स को लिस्टेड कर लो। लिखने का तरीका डिफरेंट है, बात एक ही है ना। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या फर्क है, कैसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, बाकी चीज एक ही है। ओके ओके, नोट इट डाउन। Let us take some question on representation of sets. Okay, we are taking here the question number 3. Write the following sets in roster form.
Okay, first question is a equals to x such that x is an integer and which is greater than -3 but less than 7. वेरी सिंपल. इस क्वेश्चन को देख के वैसे ही समझ आ गया अभी जो हमने डिस्कस किया. क्या इस सेट में कहीं पर भी एलिमेंट की लिस्ट मिल रही है? क्या लिस्ट दिख रही है? क्या नहीं दिख रही है ना. मतलब सीधी सी बात है, इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो लिस्टेड फॉर्म में नहीं है. मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म में नहीं है. इसका मतलब किस फॉर्म में गिवन है? ये एलिमेंट को की लिस्ट न देके एलिमेंट को डिफाइन किया है. कैसे डिफाइन किया है? कि आप एक सेट बनाइए ए जिसमें एलिमेंट्स क्या हो, एक्स हो, और एक्स क्या हो, वो क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए. और साथ में इंटीजर होना चाहिए तो इंटीजर में कुछ भी हो सकता है, माइनस, प्लस, जीरो, कुछ भी हो सकते हैं, है ना. पर उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इंटीजर तो होना चाहिए पर -3 से ग्रेटर और 7 से लेस. मतलब यहां पर जो ये सेट गिवन है वो किस फॉर्म में दिया है? ये दिस इज रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म. ध्यान रखना किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में है. हमें इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है. किस फॉर्म में चेंज करना है? रोस्टर फॉर्म. क्या सिखाया था आपको हमने? क्या सिखाया है कि आप सेट बिल्डर फॉर्म को अच्छे से पढ़िए, जो डिफाइन किया गया उसको जो पढ़िए, और आपको जो समझ आए कि इस सेट में क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं वही लिख दीजिए. ठीक है. तो मैंने पढ़ा क्या है कि ये जो सेट लेना है वो उसमें एलिमेंट क्या होने चाहिए? एक्स होने चाहिए. और एक्स को कैसे डिफाइन किया गया है कि एक्स जो होने चाहिए वो इंटीजर होने चाहिए और साथ में -3 से बड़े और 7 से छोटे. मतलब we have to take all those integers which are greater than -3 but less than 7. So let us see. Greater than -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Very clearly. This is written in the tabular form or roster form. Okay. Now let us take the second question. Okay. Now the second question is very easy. X set B equals to x such that x is a natural number. नेचुरल नंबर तो है, साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शन भी दिया है. क्या दिया है? लेस देन 6. क्योंकि अगर सिर्फ नेचुरल नंबर होता तो हम 1 से लेके कहीं तक भी ले लेते हैं, अप टू इंफिनिटी. बट देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन अबाउट द नेचुरल नंबर्स. So what is the set B? We will take all those natural numbers which are less than 6, means 1, 2, 3, 4, 5. Okay? ठीक है. Now let us take the third question. The third question is yes. See, x, where x is a 2-digit number. X is a 2-digit number, and second condition is given that such that the sum of digits is 8 and sum of digits is 8. Okay. Now we have to make a set C. Sets, and this set is defined that x is a 2-digit number. 2-digit number मतलब मुझे जो भी लेना है वो 9 से ग्रेटर और 99 से स्मॉलर. 2-digit number and sum of the digits is 8. सेकेंड कंडीशन क्या दिया कि सारे 2 डिजिट्स वाले नंबर्स नहीं लेने हैं कि 10 से लेकर हम 99 तक कुछ भी ले. उनमें रिस्ट्रिक्शन दे दी कि जिनका सम कितना हो? 8 हो. तो लेट अस सी क्या क्या आएंगे. 8 सम वाले क्या क्या आ जाएंगे? देखिए 1 7 17 that is sum is 8. Then 2 6 26 that is 8. Then 3 5 35 8. Then 44 this is also 8. Then 53 sum is 8. Then 60
62, sum is 8, then 71, sum is 8, and 80, sum is 8. So these are the two digit numbers whose sum is 8. ठीक है? This is written in the set builder form. This is written in the tabular or roster form. Okay, next question. 4. Now the fourth question is okay. X is a prime number which is divisor of 60. D. X is a prime number. First condition is given that this should be prime number, and second condition is that divisor of 60. ठीक है? You are familiar with the prime number. You know that what is the prime number? All those numbers which have only two factors, 1 and itself. These are prime numbers. Okay? You know that. What are the prime numbers? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, and so on. These are the prime numbers. But we won't take all those numbers. We have to take only those prime numbers which are the divisor of 60. Means all those prime numbers which can divide 60. आपको पता है इन प्राइम नंबर्स में से 60 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 2, 3, 5. There are so many other numbers which can divide 60, but they are not prime number. 10 will divide 60, 15 will divide 60, 12 will divide 60. But all these are not prime numbers, so we won't take them. We have to take only prime numbers. So D will be 2, 3, and 5. These are only three prime numbers which can divide 60. Okay? Clear? This is the conversion of set builder form to roster form. Okay? Note it down. Form. Okay? Now we have to write the sets in set builder form. Let us take first question. Set A equals to 3, 6, 9 and 12. इसको देख के आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो क्या है. 3, 6, 9, 12. 3 का मल्टीपल टेबल है, 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल है, लेकिन पूरा नहीं है. कहां तक है? 4 तक. तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो. A इक्वल्स टू, ध्यान रखना सेट बिल्डर फॉर्म में वी आर गोइंग टू राइट इट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. ओके? तो वी कैन नॉट लिस्ट इट, वी हैव टू डिफाइन दीज नंबर्स. ओके? तो A इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू क्या लिखें? 3n, वेयर n इज द नेचुरल नंबर. बट अगर मैं n कुछ भी ले लेता हूं तो 10 भी हो सकता है, n की वैल्यू 15 भी हो सकता है, और मुझे 12 तक नंबर ही चाहिए. मतलब मुझे यहाँ n को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. तो क्या लिख सकते हैं अपन? n इज लेस देन आर इक्वल्स टू 4. नाउ इट इज डिफाइंड. क्या लेना है? सेट ए में क्या लेना है? सारे x लेने हैं. x क्या होना चाहिए? 3 इंटू n के फॉर्म में होना चाहिए. n क्या है? n इज ए नेचुरल नंबर, और साथ में लेस देन आर इक्वल्स टू 4, यानी 1, 2, 3, 4 है ना. n इक्वल्स टू 1 लोगे तो 3 1 जा 3, n इक्वल्स टू 2 तो 6, 3 तो 9, 4 तो 12. क्लियर? नेक्स्ट. नाउ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? दिस इज द क्वेश्चन. यस, थर्ड. दिस इज b इक्वल्स टू 5, 25, 125 एंड 625. आपने इसको देख के समझ लिया होगा. 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 पावर 4 है ना. इसको क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन वेरी इजीली x सच दैट x इक्वल्स टू 5 की पावर्स इंक्रीज हो रही है ना. 5 की पावर्स इंक्रीज हो रही है, और भी 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर के फॉर्म में इंक्रीज हो रही है. तो 5x इक्वल्स टू 5 रेज टू n, वेयर n क्या है? n इज नेचुरल नंबर, और भी कहां से कहां तक है? n इज लेस देन आर इक्वल्स टू 4. क्योंकि n इक्वल्स टू 1 लेंगे तो 5, 2 लेंगे तो 25, 3 लेंगे तो 125, 4 लेंगे 625. नाउ दिस डिफाइन दिस सेट वेरी क्लियरली. ठीक है? एंड द लास्ट वन इज yes
1, 4, 9 up to 100. It can be understood very easily. 1 का square 1, 2 का square 4, 3 का square 9 up to 10 का square 100. This is also the set of square of natural numbers up to 10. Squares of natural number up to 10. How can we define it? How can we write it in the form of set builder form? Okay, x such that x equals to, can we write n square, where n belongs to capital N, natural number. बट मैंने n स्क्वायर लिखा तो n स्क्वायर का मतलब तो कोई भी नेचुरल नंबर ले लो. मैं 25 ले लेता हूं, चलो 625 आ जाएगा. क्या मेरे इस सेट में 625 है? नहीं, मुझे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. कहां तक नेचुरल नंबर लिए हैं? लेस देन आर इक्वल्स टू अप टू 10. बस, ठीक है. ओके, सो दैट वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स in set builder form and tabular form. Okay, thank you.